अच्छा, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटाबेस एनामलीज और नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, इसको हमने कल ओवरव्यू किया था। और डेटा डिक्शनरी के बारे में और फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। तो डेटाबेस एनामलीज क्या होते हैं? एनामलीज आर प्रॉब्लम या एरर्स। ठीक है, एनामलीज कहते हैं डेटाबेस के टर्म में प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम डेट कैन अकर इन पुअरली प्लान्ड अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेसेस। जब हम कोई डेटाबेस बनाते हैं, प्लानिंग नहीं करते, और इसमें मतलब जो डेटाबेस के जो फीचर हैं, फीचर क्या है डेटाबेस की, जिसमें रिडंडेंसी ना हो और जिसमें मतलब इंटीग्रिटी हो, ये डेटाबेस के दो मेन फीचर हैं। तो अगर इस के फीचर के मुताबिक वो एक डेटाबेस ना बनाया गया हो, पुअरली प्लेन हो, अननॉर्मलाइज हो, जहाँ पर सारे डेटा एक ही टेबल में स्टोर किए गए हों, तो इस तरह के प्रॉब्लम जब इस तरह का डेटाबेस जब होगा तो इसमें फिर प्रॉब्लम आते हैं, तो उन प्रॉब्लम को कहते हैं एनामलीज। तो एनामलीज हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। एक इंसर्शन एनामली। इंसर्शन एनामलीज को कहते हैं जब हम डेटाबेस के किसी टेबल में इंसर्शन करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, तो इस टाइम में जो प्रॉब्लम आते हैं तो इसको कहते हैं इंसर्शन एनामली। दूसरा है डिलीट एनामली। जब हम डेटाबेस के किसी टेबल से डेटा डिलीट करते हैं तो उस टाइम जो प्रॉब्लम आते हैं तो उसको कहते हैं डिलीट एनामली। और नंबर थ्री जो है वो अपडेट एनामली। जब हम किसी डेटाबेस के टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो उस टाइम जो प्रॉब्लम आते हैं उसको कहते हैं अपडेट एनामली। तो डेटाबेस एनामली में हमारे पास जो फर्स्ट है इंसर्शन एनामली, ये कब अकर होता है? ये जब डेटाबेस के टेबल में हम इंसर्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू टेबल हैं, स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्स। अब ये देखिए, ये स्टूडेंट वाला टेबल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास क्या है, चार रिकॉर्ड हैं, स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4। और स्टूडेंट के कोर्स में हम ये स्टोर करते हैं कि स्टूडेंट का ये वाला कोर्स है, स्टूडेंट का ये वाला कोर्स है, स्टूडेंट का ये वाला कोर्स है। तो अगर इन केस हम स्टूडेंट के कोर्स में हम इंसर्शन करते हैं स्टूडेंट नंबर 4, सॉरी स्टूडेंट नंबर 7, स्टूडेंट नंबर 7 या 5 या 6 इंसर्शन करते हैं, तो उस टाइम जब हम इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम वो हमें एरर देगा। एरर ये देगा कि स्टूडेंट नंबर 5 जो है या 6 जो है या 7 जो है वो हमारे पास नहीं है। वो कहाँ से देखेगा? वो स्टूडेंट टेबल को देखेगा, क्योंकि हमारे पास ये स्टूडेंट नंबर जो है ये प्राइमरी की है, और ये वाला कॉलम जो है इसको हमने सेम इसी टेबल में भी बनाया हुआ है। तो ये एक दूसरे के साथ लिंक होता है। तो ये वाला यहाँ पर प्राइमरी है और ये यहाँ पर एज ए फॉरेन की यूज़ हो चुका है, जो हमने कल डिस्कस किए थे। फॉरेन की क्या होता है? एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक करने के लिए यूज़ होता है। तो जब हम इसी टेबल में कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले वो इस टेबल को देखेगा कि इस टेबल में आईडी नंबर या स्टूडेंट नंबर 5 है कि नहीं है। तो अगर स्टूडेंट नंबर 5 होगा तो वो फिर हमें इंसर्ट करने का क्या करेगा, अलाउ करेगा। अगर स्टूडेंट नंबर 5 नहीं नहीं होगा तो वो हमें फिर इंसर्शन इनामली कर करेगा कि आप इंसर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट नंबर 5 यहाँ पर है ही नहीं। अगर स्टूडेंट नंबर 4 हम इंसर्ट करते हैं वो इंसर्ट हो जाएगा, 3 इंसर्ट करते हैं वो इंसर्ट हो जाएगा। वो आईडी इंसर्ट होगा, वो स्टूडेंट नंबर इंसर्ट होगा जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता हो। जो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता हो तो यहाँ पर इंसर्शन नहीं होगा। तो इस तरह की केस को कहते हैं इंसर्शन एनामली। दूसरा है डिलीट एनामली। ये इट एग्जिस्ट व्हेन सर्टेन एट्रीब्यूट आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ डिलीशन ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल हम एक रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, तो उस डिलीशन की वजह से हमारे दूसरे टेबल का जो डेटा है वो भी डिलीट हो जाता है, या वो भी ख़राब हो जाता है, या वो इस तरह हो जाता है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट, ये वाला एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम स्टूडेंट नंबर 1 वो डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, जब हम वो डिलीट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नंबर 1 है ना। तो जब हम यहाँ से डिलीट करते हैं तो यहाँ पर ये क्या 1 लिखा होगा, तो यहाँ पर अगर ये लिंक प्रॉपर तरीके से लिंक ना होगा तो ये क्या करेगा, वो
प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ से तो हम डिलीट करेंगे ये वाला जो नेम है, तो यहाँ पर हम इसको फिर डेटा एक्सेस नहीं कर सकते कि स्टूडेंट नंबर वन कौन सा है, वन। तो यहाँ पर जब हम डेटाबेस के अंदर जब हम लिंकिंग बनाते हैं एक टेबल दूसरे के टेबल के साथ, तो इसका ये मकसद होता है कि हम इन दोनों टेबल को फिर जॉइनिंग क्वेरी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, कि हमें ये पता चले कि इस वाला स्टूडेंट नेम, ये नंबर, ये इसका स्टूडेंट स्टेट है, और इसका ये कोर्स है, ये कोर्स नेम है। तो अगर हम इसका यहाँ से डिलीट कर लेते हैं तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, ये डिलीट की वजह से हमारे पास इनामली अगर हो गया, क्या इनामली अगर हो गया कि स्टूडेंट नंबर वन यहाँ पर रह गया, जो हमारे पास फिर लिंक नहीं होगा इस टेबल के साथ, ठीक है। तो हम इस जॉइन के थ्रू फिर इसका डेटा नहीं एक्सेस कर सकते कि स्टूडेंट नंबर वन क्या है, अगर यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये डिलीट इनामली अकर हो जाता है जब डेटाबेस पुअर प्लेन हो, ठीक है। अच्छा, update anomaly it exists when one or more instant of duplicated data is updated but not all। ये उस टाइम अकर होता है कि हमारे पास एक टेबल में मल्टीपल टाइम डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को ले ले। फॉर एग्जांपल ये भी रैम है, फॉर एग्जांपल एक नेम है, ठीक है, और इस तरह ये भी एक नेम है, दोनों, लेकिन दोनों का जो आईडी है वो भी सेम है, सारा कुछ सेम है, मतलब वो जुदा नहीं है, सारा कुछ सेम है। मतलब ये तो अभी अगले अगले बंदे हैं ना। अभी अगर दोनों एक से इसका रिकॉर्ड भी सेम है और दूसरे का रिकॉर्ड भी सेम है, और यहाँ पर जो है वो यूज़ हो चुका है, तो अगर हम यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका नेम चेंज कर लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पर नेम चेंज कर लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, हालांकि दोनों का डेटा सेम है। तो अपडेट एनामली में फिर ये होता है कि कुछ जगह पर हमें ये वाला डेटा शो करेगा और कुछ जगह पर हमें अपडेटेड का डेटा शो करेगा। तो ये रिडंडेंसी की वजह से आ गया। रिडंडेंसी किसको कहते हैं? डुप्लीकेशन को। जब हम एक नेम को या एक रिकॉर्ड को मल्टीपल टाइम वो करते हैं सेव, ठीक है, टेबल में, तो फिर वो हमारे पास ये इनामली अकर करता है कि एक जगह पर एक रिकॉर्ड होगा, दूसरी जगह पर दूसरा रिकॉर्ड होगा। जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया था, जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं और फिर अ, हर जगह पर मिसाइल डेटाबेस नहीं होता है, अगर डेटाबेस हो भी लेकिन वो प्रॉपर तरीके से डेटाबेस नहीं बना, उसमें एरर होते हैं, एनामलीज होते हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, तो इसमें फिर वो होता है कि आप हर जगह पर डेटा अलग अलग स्टोर करते हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि आप अगर फिर अपना नंबर चेंज करते हैं तो एक जगह पर एक नंबर आपका होगा, दूसरे जगह पर दूसरे ओल्ड नंबर होगा। तो फिर ये इसको इस तरह के एरर को कहते हैं क्या? अपडेट एनामली। अब इसके बाद आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन किसको कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन हम इट इज ए प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग डेटा इन डेटाबेस सो दैट इट मीट टू बेसिक रिक्वायरमेंट। जब हम सही तरीके से एक डेटाबेस बनाते हैं जिसमें हमारे पास जो दो फीचर थे, इंटीग्रिटी और रिडंडेंसी, जिसमें ना हो, नो रिडंडेंसी एंड इंटीग्रिटी, तो उसका तरह का डेटाबेस जिसमें हमारे पास इनामली, ये वाले इनामली अकर ना हो, तो इसको हम नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस इस पे अप्लाई करते हैं उस डेटाबेस पे। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जब अप्लाई करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास रिडंडेंसी ख़त्म हो जाती है और जो रिलेटेड डेटा है वो एक दूसरे के साथ वो स्टोर हो जाता है टुगेदर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व डिवाइडिंग ए डेटाबेस इनटू टू मोर टेबल एंड डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? हमारा डेटा को हम नॉर्मलाइजेशन हम वो ईआरडी पे अप्लाई करते हैं, लॉजिकल टाइम पे, ठीक है। फिर वो जो हम ईआरडी हम बनाते हैं उसके मुताबिक हम टेबल बनाते हैं। तो हम हमारे पास जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस बनाते हैं तो इसको पहले चेक करते हैं कि ये हमारे पास जो डेटा है इसको हमने कितने टेबल में डिवाइड करना है और कौन सा टेबल किस टेबल के साथ रिलेशनशिप इसका होगा। तो इसका एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये होता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म struggle is to remove repeating attribute from an entity and to show them a separate entity with an attribute of original entity as key। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है,
और कलर है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक प्रोडक्ट, जो भी एक प्रोडक्ट है उसका ये प्राइस है, लेकिन ये हमारे पास दो कलर के हैं। तो हमने कलर में क्या लिखा हुआ है, रेड एंड ग्रीन। इस तरह जो प्रोडक्ट टू है, ये क्या है, इसका प्राइस 300 है और इसका जो कलर है वो रेड एंड येलो है। तो ये डेटा हमारे पास क्या है, ये अननॉर्मलाइज है। ये क्यों अननॉर्मलाइज है, इसलिए अननॉर्मलाइज है कि हमारे पास रिडंडेंसी ऑफ डेटा है। इस कॉलम के अंदर आप देखिए दो टाइप डेटा, यानी कि एक कॉलम में एक टाइम पे एक ही डेटा होगा, तो इसको कहते हैं अननॉर्मलाइज फॉर्म। ठीक है, तो इसको हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए। अब हमने क्या किया, जब फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोडक्ट वन लिखा, 200 लिखा और रेट को एक रो में लिखा। इस तरह वो जो सेम प्रोडक्ट वन है, जो ये वाला है, इसको दोबारा लिख लिया और इसका प्राइस भी दोबारा लिख लिया, और दूसरी लाइन में क्या लिखा, ग्रीन। दूसरी लाइन में क्या लिखा, ग्रीन। इस तरह प्रोडक्ट टू 300 रेट को एक लाइन में लिख लिया, जो हमारे पास काम में आ रहे थे, और इसको हमने दूसरे कॉलम में लिख लिया। तो अभी ये क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जो है वो इससे खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर ये क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है ना, रेड एंड ग्रीन। इस तरह रेड एंड ग्रीन ये मल्टी वैल्यूड है, इसको हमने सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट में डालना है। तो अभी हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट टू। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन अब क्या है, इसमें रिडंडेंसी आ गई है। तो अब इसमें हम सेकेंड फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो जो क्या करेगा, इससे रिडंडेंसी को ख़त्म करेगा। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का डिफिनीशन क्या है, रूल नंबर वन ये है कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। अब ये वाला डेटा देखिए, इसमें कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है। इट्स मीन ये क्या है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए जो पहला रूल है कि डेटा हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा ये है कि सिंगल कॉलम प्राइमरी की। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक प्राइमरी की को डिफाइन करेंगे। तो प्राइमरी की जब हम डिफाइन करेंगे, तो इसका जो हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कीज वाले लेक्चर में, तो हमने ये कहा था कि प्राइमरी की उस कॉलम पे अप्लाई करेंगे जो हमारे पास क्या हो, यूनिक हो। इसमें क्या हो, मतलब डुप्लीकेशन ना हो। प्राइमरी की का मकसद ये होता है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट वन लिखे तो सिर्फ प्रोडक्ट वन वन टाइम आ जाए। इस टाइम अगर हम प्रोडक्ट वन सर्च करेंगे तो प्रोडक्ट वन हमारे पास टू टाइम आएगा, क्योंकि ये टू टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पे प्राइमरी की अप्लाई नहीं कर सकते, इस तरह इस पे नहीं कर सकते, इस पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह प्राइमरी की हम इस पे अप्लाई करें। एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज नॉट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। वो जो एट्रीब्यूट हो जो हमारे पास प्राइमरी ना हो, इसको कहते हैं कैंडिडेट की ना हो, इसको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो इसके लिए हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे तो डाल दिया। अब दूसरा ये है कि सिंगल कॉलम प्राइमरी की अप्लाई करना है। तो सिंगल कॉलम प्राइमरी की अप्लाई करने के लिए हमारे पास इस टेबल को क्या करना है, टू टेबल में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक टेबल पे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट का जो टेबल है वो अलहदा कर लेंगे, और कलर का जो टेबल है वो अलहदा करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट का टेबल में हमने क्या किया, प्रोडक्ट वन लिखा, प्राइस लिखा, प्रोडक्ट टू लिखा और प्राइस लिखा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने किस बेस पे इसको दूसरा टेबल बना लिया। तो अगर आप यहाँ पर देख लें, तो आप देखिए कि ये जो डुप्लीकेशन आ रहा है, ये किस कॉलम की वजह से आ रहा है। तो हम यहाँ देख ले कि जो प्रोडक्ट वन दोबारा रिपीट हो गया, ये किस वजह से हो गया, ये कलर की वजह से हो गया। तो इसका मकसद ये है, ये जो कलर है ये हमारे पास क्या करता है, ये एक इशू बना रहा है, ये वाला कॉलम। तो इस कॉलम को हमने इससे मुकम्मल हटा देना है। जब ये हटा लेंगे, तो फिर ये दोबारा दोबारा लिखने से की वजह से हम इसको एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कलर का मुकम्मल यहाँ से हटा लिया। तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर डिफाइन किया, प्रोडक्ट नेम, प्राइस। तो प्रोडक्ट आईडी को हमने प्राइमरी की कर लिया। ठीक है, और कलर को जुदा किया, रेड ग्रीन, रेड येलो जो इसके कलर थे। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट आईडी डाल दिया। अब यहाँ पर आप देख ले थोड़ा, ये रेड जो है प्रोडक्ट वन का है ना, तो यहाँ पर रेड के साथ हम प्रोडक्ट वन की आईडी लगा लेंगे। अब ग्रीन किसका है, प्रोडक्ट वन का है, तो ग्रीन के साथ प्रोडक्ट वन की आईडी लगा लेंगे। रेड किसका है, प्रोडक्ट टू का है, प्रोडक्ट टू का आईडी लगा लेंगे। इस तरह जो इसका आईडी है वो लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने वही किया कि रेड वन के साथ प्रोडक्ट वन लगा लिया आईडी, प्रोडक्ट आईडी वन इसके साथ आईडी वन, और रेड के साथ आईडी टू इसके साथ आईडी टू। अब ये हो गया कि यहाँ पर ये प्राइमरी की हमने इस पे अप्लाई किया।
तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप है, वन प्रोडक्ट का मैनी कलर, समझ रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट जी का सर। मैनी कलर, प्रोडक्ट वन का मैनी कलर मीन प्रोडक्ट वन के दो कलर हैं, इस तरह जो प्रोडक्ट टू है उसके भी दो कलर हैं। ठीक है, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बन गया। तो अब हमारे पास ये भी नॉर्मलाइज है, लेकिन फिर भी हम इस पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या करता है, रूल रूल वन इसका ये होगा कि यहाँ पर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, और रूल टू होगा कि हैज नो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ टेबल मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट इसको कहते हैं जिसमें प्राइमरी की अप्लाई हो जाता है, और नॉन प्राइम इसको कहते हैं जिस पे क्या होता है, जो हमारे पास प्राइमरी की नहीं होता। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो मस्ट डिपेंड होंगे किस पे, प्राइमरी की पे। मिसाल के तौर अगर हम वन लिखेंगे, प्रोडक्ट वन ID वन, तो यहाँ से हमारे पास रिकॉर्ड ये शो होना चाहिए। ठीक है, ये इन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इस तरह जो यहाँ पर तो ये प्राइमरी है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, तो दूसरा ये है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, और वी कैन से दैट देयर शुड नॉट बी द केस दैट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिटरमाइंड बाय अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ये इस तरह नहीं कर सकेगा कि जिस तरह हम आईडी के थ्रू एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरी के थ्रू, तो ये हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के थ्रू हम दूसरा रिकॉर्ड डिफाइन क्या करें, वो सर्च करें, तो ये नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्ट का नेम है लैपटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप ये भी है, और फॉर एग्जांपल लैपटॉप ये भी है, लेकिन इसका जो क्या है, मॉडल है या जो कंपनी है वो अलग है। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, इसमें डुप्लीकेशन आ गया ना, तो इस ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से हम कोई भी डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अगर हम लैपटॉप सर्च करेंगे तो लैपटॉप के बेस पे हमारे पास दो रिकॉर्ड आएंगे, एक रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो ये इसका मकसद ये है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है is determined by not be the case that non-prime attribute is determined by another non-prime attribute, कि जो प्राइमरी एट्रीब्यूट ना हो इससे दूसरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म फॉर्म में होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ये मजीद इस पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई भी करेंगे तो यही यही वाला रिकॉर्ड सेम आएगा, क्योंकि हमारे पास इस तरह कोई भी एक रिकॉर्ड, कोई भी एक कॉलम इस तरह नहीं है कि इसके थ्रू हम कोई दूसरा कॉलम, हम कहते हैं जो डेटाबेस में सॉरी ERD में एट्रीब्यूट को कहते हैं। ठीक है, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे पास जो है वो किसी भी अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी हो गया। तो ये हमारे पास ये जो दो टेबल है ये कम्प्लीटली नॉर्मलाइज हो गए। ठीक है, अब आता है एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल या ERD, जो कल हमने कंप्लीट डिटेल से डिस्कस किया था। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये एक ब्लूप्रिंट होता है, एक मॉडल होता है, जिस तरह हम एक घर बनाने के लिए एक नक्शा बनाते हैं ना, तो इस तरह डेटाबेस डिजाइनर जो है डिफरेंट मॉडल बनाते हैं जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर एक्सेस करता है। तो ये कंप्लीट ERD इस तरह होता है कि स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का SSN के साथ क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पर डैश नहीं डाला, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, ये प्राइमरी की है। ठीक है, इस तरह ईमेल है, तो स्टूडेंट हमारे पास एंटिटी है, ये एट्रीब्यूट्स है, ये रिलेशनशिप है, ये कोर्स है, कोर्स के साथ CID है, इसका प्राइमरी एट्रीब्यूट है, ये टाइटल है, ड्यूरेशन है। तो इस तरह हमारे पास फिर जितने भी टेबल्स होते हैं तो इस तरह हमारे पास ERD उसका बनेगा। जो रिलेशनशिप हम नॉर्मलाइज करके जब डेटा पे हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके जितने भी टेबल आते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है तो इस तरह एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी जो हमने कहा था, मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा। तो डेटा डिक्शनरी इज a file or set of file that contain database metadata. The data dictionary contain record about other object in the database, such as data ownership, data relationship to other object, and other data. Data dictionary is a crucial component of any relational database. Due to its importance, it is invisible to the most database user.
डेटा डिक्शनरी जो है वो टेबल का जो डेटा है वो स्टोर करता है अपने साथ, ठीक है। कि इस टेबल का उससे टेबल के साथ क्या रिलेशनशिप है, इस टेबल के अंदर प्राइमरी की कौन सा है, इस टेबल का जो नेम का डेटा टाइप है वो कौन सा है, इस तरह जो कांटेक्ट नंबर है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये सारा डेटा जो है वो डेटाबेस डेटा डिक्शनरी में स्टोर करता है, लेकिन डेटा डिक्शनरी हमें विजिबल नहीं होता, ये डेटाबेस में इनविजिबल होता है, क्योंकि ये एक मेन इंपॉर्टेंट फाइल होता है, एक अलग एक डेटाबेस होता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है इसके लिहाज से कि इसमें कोई चेंजेस ना हो जाए, तो इस लिहाज से ये हमारे से इनविजिबल होता है। टिपिकली ओनली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंटरेक्ट विद डेटा डिक्शनरी। डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं तो वो इसको इंटरेक्शन इसके साथ कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ कंस्ट्रेंट दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ वन एट्रीब्यूट टू अनदर एट्रीब्यूट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं ना प्राइमरी एंड फॉरेन की, तो इस टाइम हम इसमें एक फंक्शनल डिपेंडेंसी बना देते हैं। Functional dependency help to maintain the quality of data in database. A functional dependency is denoted by arrow. The functional dependency x on y represent by x and y. मिसाल के तौर अगर हम एक डेटाबेस के अंदर दो टेबल हैं और इसका हम फंक्शनल डिपेंडेंसी डिफाइन कर लेते हैं कि इसका आ, जब ये डिलीट होगा तो ये भी डिलीट होगा, अगर ये अपडेट होगा तो ये भी अपडेट होगा। तो यहाँ पर हम जब हम ERD में लिखते हैं तो इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि x इज डिपेंडेंट ऑन y। अगर एक्स होगा तो वाई होगा, और अगर वाई नहीं होगा तो फिर अगर एक्स नहीं होगा तो फिर वाई भी क्रिएट नहीं करेगा। जिस तरह मैंने आपको जो स्टार्ट वाले एग्जांपल में बता दिया कि अगर वहाँ पर 4 नहीं होगा, 5 वाला रिकॉर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 वाला रिकॉर्ड अलाउ नहीं करेगा। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंट इसको कहते हैं। इन दिस एग्जांपल इफ वी नो द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय नंबर वी कैन ऑब्टेन एम्प्लॉय नेम। अगर हमारे पास एम्प्लॉय नंबर वो क्या है, वो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसका नेम एक्सेस कर सकते हैं, इसका सिटी एक्सेस कर सकते हैं। बाय दिस वे वी कैन से दैट एम्प्लॉय नेम employee we can say that city, employee name, salary are functionally dependent on employee number। ये सारा रिकॉर्ड जो है एक एम्प्लॉय का नेम हो गया, सैलरी हो गया, सिटी हो गया, ये एम्प्लॉय नंबर पे क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंट है ये तीनों रिकॉर्ड। अगर ये हमारे पास नहीं होगा तो हम किसी एम्प्लॉय का यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हुआ, इसमें डेटाबेस एनॉमली, नॉर्मलाइजेशन, एंटिटी रिलेशनशिप, डेटा मॉडल, डेटा डिक्शनरी एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी।